नमस्कार। टारगेट आरपीएससी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पर्यावरण मुद्दे। हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, आज चौथा पार्ट है। हमने पहले पढ़ा था वायुमंडलीय संरचना के बारे में, विभिन्न परतों के बारे में जाना। फिर पढ़ा वायुमंडलीय संगठन। वायुमंडलीय संगठन में अपन ने विभिन्न गैसों पर चर्चा की, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों पर। उसके बाद पढ़ा अपन ने अम्लीय वर्षा। उसके बाद पढ़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट और लास्ट में पढ़ा था ओजोन परत। आज पढ़ेंगे हम दोस्तों प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में जानेंगे। प्राकृतिक आपदाएं विभिन्न प्रकार की होती है, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी आदि। पहले पढ़ेंगे भूकंप। भूकंप आने के कारण क्या क्या है। पहला प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर कई टेक्टोनिक प्लेटें होती है जो लगातार गति में रहती है। जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती है या अलग होती है तो भूकंप आता है। दूसरा फॉल्टिंग। जब दो टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से टकराती है या अलग होती है तो धरती की सतह पर दरारें पड़ सकती है, जिसे फॉल्ट कहा जाता है। जब ये फॉल्ट एक्टिव होते हैं तो भूकंप आता है। तीसरा वोलेनिक गतिविधि। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान मैग्मा और गैसें धरती की सतह पर निकलती है, जिससे भूकंप आता है। भारतीय प्लेट है जो भूकंप जो प्लेटें हैं दोस्तों, उसमें एक का नाम क्या है? भारतीय प्लेट। भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व की दिशा में लगभग 1 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से खिसक रही है। ये प्लेट यूरेशियन प्लेट के टकराव के कारण हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण कर रही है। दोस्तों जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो क्या है, अपन देख सकते हैं। ये भारतीय प्लेट है इस तरह, और ये है हिमालय, और ऊपर कौन सी है? यूरेशियन प्लेट। जब ये भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो इनके टकराव से क्या एक उभार उत्पन्न होता है। यह उभार वाला जो भाग होता है वो एक पर्वत का रूप ले लेता है। हिमालय भी इस तरह का ही एक पर्वत है और हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जो भारतीय प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, जिससे क्या है हिमालय की जो ऊंचाई है वो बढ़ रही है। मतलब अभी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई और बढ़ेगी। ये प्लेटें यूरेशियन प्लेट के टकराव के कारण हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण कर रही है। जो भूकंप की तीव्रता है उसको किस में मापते हैं? रिएक्टर स्केल में। जो भूकंप की तीव्रता है उसे रिएक्टर स्केल में मापा जाता है। अब है सुनामी। सुनामी एक प्रकार की विशाल लहर है जो महासागरों में उत्पन्न होती है और तटीय क्षेत्रों में विनाशकारी प्रभाव डालती है। सुनामी कई कारणों से आ सकती है, जिनमें कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, परमाणु परीक्षण। दोस्तों गंभीर सागरीय मैदान या महाद्वीपीय ढाल में भूकंप आने की वजह से भी सुनामी आ सकती है। ज्वालामुखी की वजह से, या जो समुद्री द्वीप है उसमें जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं उनके विस्फोट से भी सुनामी आ सकती है। भूस्खलन मतलब महाद्वीपीय ढाल का टूटना, उसकी वजह से भी सुनामी आ सकती है। और परमाणु परीक्षण। अब है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं और विनाशक होते हैं, जिन्हें हरिकेन या टाइफून कहते हैं। हरिकेन या टाइफून किसका प्रकार है दोस्तों? हरिकेन या टाइफून प्रकार है उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के। और ये कहाँ आते हैं दोस्तों? ये 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण दोनों अक्षांशों में आते हैं। जो उत्तरीय अक्षांश है 8 से 15 डिग्री, और जो दक्षिणी अक्षांश है 8 से 15 डिग्री, दोनों में ही ये हरिकेन और टाइफून आते हैं। यद्यपि भूमध्य रेखा के निकट नहीं आते। अपन ने पहले भी पढ़ा था, भूमध्य रेखा के पास जो पेटी पाई जाती है, ये तटबंधीय क्षेत्र होता है, वह कैसा होता है? शांत, या डोलड्रम पेटी वहां पाई जाती है। इन चक्रवातों का उद्भव निम्न दाब की सघनता से होता है तथा ये चक्राकार रूप से गति कर से आगे चलते हैं। चक्राकार रूप का मतलब है दोस्तों इस प्रकार गति करते हुए आगे चलते हैं। इसी के साथ तेज वर्षा होती है। बांग्लादेश में इस प्रकार के तूफान का प्रकोप अक्सर देखा जाता है। अब है टोरेंडो। टोरेंडो एक छोटा किंतु सघन चक्रवात है। इसमें वायु घुमावदार इसमें वायु घुमावदार रूप से अति तीव्र गति से चलती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मतलब यूएसए में टोरेंडो की आवृत्ति सर्वाधिक है। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया और मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में यह आते रहते हैं। इनकी वायु की गति 400 किलोमीटर प्रति घंटे से तक पहुंच जाती है तथा इनकी आकृति कैसी होती है? कीपनुमा। कीपनुमा कैसे दोस्तों? इस प्रकार की आकृति। इस प्रकार की आकृति को क्या बोलते हैं? कीपनुमा आकृति, या शंकु की आकृति होती है, उसे कीपनुमा आकृति बोलते हैं। और इनकी जो गति है लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। ये भी चक्रवात मतलब कैसे चलते हैं? इसी प्रकार से दोस्तों। अब है चक्रवात।
चक्रवात का केंद्र गर्म वायु, निम्न वायु दाब और मेघ रहित रोड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 3 विशेषताएं ध्यान रखनी है। पहला तो जो चक्रवात होता है उसका केंद्र होता है, उसमें जो वायु किस प्रकार की होती है, गर्म। दूसरा वहाँ निम्न वायु दाब होता है और तीसरा वो मेघ रहित रोड होते हैं, मतलब वहाँ बादल नहीं होते। इसे तूफान की आंख कहा जाता है। भारत की आकृति प्रायद्वीपीय, मतलब भारत की आकृति प्रायद्वीपीय कैसे है दोस्तों, उसके तीनों तरफ ही पानी है। भारत की आकृति इस प्रकार है, प्रायद्वीपीय है, और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, इस तरफ बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, तथा पश्चिम में अरब सागर। इधर कौन सा दोस्तों, अरब सागर। यहाँ आने वाले चक्रवात इन्हीं 2 जलीय क्षेत्रों से पैदा होते हैं। मानसूनी मौसम के दौरान यहाँ 10 डिग्री से, ये 10 डिग्री है, 10 डिग्री से 15 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच पैदा होते हैं। मतलब 5 डिग्री खाड़ी में चक्रवात ज्यादातर अक्टूबर और नवंबर महीने में आते हैं। इसका मतलब है उतरते हुए मानसून में। अन्य प्राकृतिक आपदाएं हैं सूखा और भूस्खलन। संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030, जो संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030 है, ये वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक 2030 में सतत विकास हेतु एजेंडा के तहत सदस्य देशों द्वारा 17 विकास लक्ष्य, कितने विकास लक्ष्य गए हैं, 17 विकास लक्ष्य, जिन्हें एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी बोला जाता है, तथा 169 प्रयोजन अंगीकृत है। मतलब 169 कितने हैं, प्रयोजन अंगीकृत किए गए, और टारगेट कितने थे या लक्ष्य कितने थे या गोल कितने थे, 17, 17 गोल और 169 प्रयोजन अंगीकृत किए गए थे। ये कब लागू हुआ, 2015 में लागू हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक में ये प्रस्ताव पारित हुआ। अब है आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन। भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी की तुलना में चक्रवात के आने के समय एवं स्थान की भविष्यवाणी संभव है। जो मतलब भूकंप, सुनामी एवं ज्वालामुखी की तुलना है दोस्तों, इनकी तुलना में चक्रवात की भविष्यवाणी की जा सकती है, किंतु भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। प्राकृतिक आपदा का न्यूनीकरण पर योकोहामा फ्रेमवर्क 1994 में इंपॉर्टेंट है। योगो फ्रेमवर्क इनका कार्यकाल है, इसका कार्यकाल था 2005 से 2015 तक। सेंडाई फ्रेमवर्क आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए, सेंडाई फ्रेमवर्क इसका कार्यकाल है 2015 से 2030। और मोस्ट इंपोर्टेंट है सेंडाई फ्रेमवर्क किसके लिए बनाया गया, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए। अब है दोस्तों महत्वपूर्ण सम्मेलन। महत्वपूर्ण सम्मेलनों में स्टॉकहोम सम्मेलन, यह है दोस्तों स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972 को विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ। विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ, 5 जून 1972 को। पहली बार पृथ्वी एक ही पृथ्वी का सिद्धांत स्वीकारा गया। ये किसमें स्वीकारा गया दोस्तों, पहले पर्यावरण सम्मेलन में एक ही पृथ्वी का सिद्धांत स्वीकारा गया। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का प्रादुर्भाव हुआ था। मतलब इसकी स्थापना हुई किसकी, यूएनईपी की, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। विश्व पर्यावरण का मेग्ना कार्टा बोला जाता है। उक्त सम्मेलन के बाद से ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जाने लगा है, मतलब 1972 से। पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया दोस्तों, 5 जून 1973 में। दूसरा है हेलेंस्की सम्मेलन। एक बार इसे पुनः देख लेते दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टॉकहोम सम्मेलन। इसका आयोजन 5 जून 1972 को हुआ। ये विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन था। पहली बार एक ही पृथ्वी का सिद्धांत दिया गया। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई, मतलब यूएनईपी की। विश्व पर्यावरण का मेग्ना कार्टा बोला जाता है। उक्त सम्मेलन के बाद ही 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और पहला पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया। हेलेंस्की सम्मेलन, हेलेंस्की सम्मेलन कब हुआ, वर्ष 1974 को। जो समुद्री पर्यावरण की रक्षा पर हेलेंस्की में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, समुद्री पर्यावरण की रक्षा। लंदन सम्मेलन, लंदन सम्मेलन का आयोजन 1975 को किया गया, जिसका उद्देश्य जलयानों एवं वायुयानों के भस्मीकरण, अपशिष्टों और ऐच्छिक क्षेपण पर नियंत्रण रखना है। विश्व जलवायु सम्मेलन, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 को हुआ, 1979 मतलब 1979 को हुआ, और सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे कोप बोलते हैं। मतलब फर्स्ट कोप का आयोजन कब हुआ, फर्स्ट कोप का आयोजन हुआ 1989 को, 1979 को। वियना सम्मेलन 1985 को हुआ।